हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 के पार्ट 2 की। तो देख लेते हैं इस पार्ट के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनामिक्स इकोनॉमिक्स। तो देख लेते क्या है स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स के बारे में। द टर्म स्टैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है स्टैटिक, विच मीन ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल। कहने का मतलब है ब्रिंग मतलब साथ आना, टू अ स्टैंड स्टिल मतलब उसी फ्लोर पे रहना या किसी पोजीशन पे स्टिल रहना या खड़े रहना, स्टैंड स्टिल। फॉर इंस्टेंस इन द इकोनॉमिक्स इट्स मीन अ स्टेट ऑफ द मूवमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल विदाउट एनी चेंज। कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये है इकोनॉमिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपको चेंज नहीं करना है और उसी लेवल के ऊपर आपको रहना है। पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल साइंस इज डिनो डिनोट्स स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर देर इज नो मूवमेंट। यानी इसका मतलब है कि फिजिक्स के अंदर तो आपको पता है कि अगर रेस्ट का मतलब अपन कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको रेस्ट कंसिडर करते हैं। पर इकोनॉमिक्स के अंदर जो लेवल है उसके ऊपर अगर आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, दूसरे लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको अपन क्या है स्टैटिक इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। आगे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर क्लार्क, यानी प्रोफेसर क्लार्क ने क्या बताया है, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स इन्वॉल्व्स द एब्सेंस ऑफ 5 काइंड्स ऑफ चेंजेस। क्या है चेंज? दे आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, सप्लाई ऑफ कैपिटल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उन्होंने बताया प्रोफेसर क्लार्क्स ने कि स्टैटिक्स इन्वॉल्व्स द एब्सेंस ऑफ 5 काइंड्स ऑफ चेंजेस। यानी कि जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है वो इन्वॉल्व होती है विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ 5 काइंड्स ऑफ चेंजेस। सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, सेम टाइम पे टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे अगर मान लीजिए आज 2024 के अंदर मान लीजिए कुछ पॉपुलेशन है, तो 2026 के अंदर कुछ पॉपुलेशन का जो फिगर होगा वो चेंज हो जाएगा सेम टाइम पे। तो स्टैटिक कंडीशन में वो सेम फ्लोर्स पे नहीं रहेंगे। इसी तरीके सप्लाई ऑफ कैपिटल्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी गुड्स की कमोडिटी की जो भी वैल्यू होगी या डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएंगे। और लास्ट में जो इन्होंने 5th नंबर बताया था, वांट्स ऑफ द पीपल्स, यानी कि जो जिनको लोगों को जो चीज़ चाहिए वो भी चेंज हो जाएंगे। Economics statistics denotes the relation between the two economics variable that relate to the same point of the time। यानी कि जो इकोनॉमिक्स है डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन द टू इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, जो अभी बात करी थी अपन ने कि जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या है एक तरीके से रिलेशंस आ जाता है सेम टाइम पे उनके अंदर। एक और उन्होंने थ्योरी दी थी सिमोन कुजनेट ने क्या एक थ्योरी दी थी, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स डील्स विद द रिलेशंस एंड प्रोसेसेस ऑन द अजम्पशंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी एंड परसिस्टेंस। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया था कि जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो डील्स करती है रिलेशन एंड प्रोसेसेस के बीच में, जो बेस्ड है आपके अजम्पशंस के ऊपर या फिर आपके ये यूनिफॉर्मिटी है। यानी कि जो यूनिफॉर्मिटीज के अजम्पशंस हैं उस पे क्या करती है आपकी एक तरीके से डील्स कर लेती है उन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट इज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स। डायनामिक इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जो आपकी वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर टाइम में चेंज होगा तो इस इकोनॉमिक्स में भी चेंज होगा। तो डायनामिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में मीन्स द कॉजिंग टू मूवमेंट, या मूव बोल सकते हैं कि यानी जिसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। In economics is in economics it refers to the study of economic changes, यानी कि जो changes हो रहे हैं उसके अंदर। It denotes the analysis of the process of the change in the time, यानी जो changes हो रहे हैं वो with respect to time ही होंगे। Hence time factors play an important role in determining the relations between the economics variables। यानी कि जो variables थे उन वेरिएबल्स के बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक रोल प्ले कर देता है, क्योंकि टाइम ही यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये है आपकी डायनामिक्स इकोनॉमिक्स। तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेसर हिक्स ने एक यहाँ पे स्टडी दी थी। तो प्रोफेसर हिक्स डायनामिक्स एज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स थ्योरी विच एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड। यानी कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू डेट ही चलती है। कहने का मतलब है कि टाइम पे डिपेंडेंट है, एक तरीके से देखा जाए तो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। तो यही आपका डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स है।
Economics dynamics is concerned with the changes in the expected value of the variables. For example, changes in a price affected the quantity demand and supplied of a commodity. यानी कि अगर मैं प्राइस में चेंज कर देता हूं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी चेंज हो जाता है ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी कमोडिटी के लिए। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक्स इकोनॉमिक्स। तो क्या है डिफरेंस? जो डिफरेंस है वो है, सबसे पहले स्टैटिक्स यहाँ लिख रखा है, डायनामिक्स अपन ने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि आपको पता है कि स्टडीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो पर्टिकुलर टाइम है उसी पे आप स्टडी कर सकते हैं। ओवर अ टाइम नहीं कर सकते, यानी कि कोई जो स्पैम दिया है उस पर नहीं कर सकते, पर ओवर अ टाइम या ओवर अ पीरियड की अगर बात करेंगे तो वो डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर होगा। नो टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व, इसके अंदर टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे टाइम एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। स्टेशनरी इकोनॉमिक्स है क्योंकि स्टेशनरी या स्टैटिक है तो इसलिए स्टेशनरी है, या चेंजिंग इकोनॉमी क्योंकि डायनामिक्स है। फोकस किस पे है आपका? एनालिसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम अंडर अनचेंजिंग कंडीशंस, यानी जो चेंज नहीं हो रही है कंडीशंस उसके ऊपर फोकस है। एनालिसिस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर है। इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर कांस्टेंट, इसके अंदर कांस्टेंट देते हैं और यहाँ पे वो वेरिएबल चेंज हो जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई एट अ मोमेंट, साथ के साथ इसमें इकोनॉमिक्स ग्रोथ पॉपुलेशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और कैपिटल फॉर्मेशंस भी चेंज होते हैं। अजम्पशन फैक्टर लाइक द टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टाइम ही चेंज नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट ही रहेंगी। अजम्पशन कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये लेस रियलिस्टिक है, ये ज़्यादा मोर रियलिस्टिक है क्योंकि इसको अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, पर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एनालिटिकल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ हैं, टाइम के साथ अपन को चेंज करना पड़ता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे काम करती है क्योंकि पर्पस है बहुत छोटे से पीरियड के लिए है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होता है। या लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स के ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको समझना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, किसके ऊपर है? स्कैरसिटी और चॉइसेस, यानी इसको अपन कमी या मंदी भी बोल देते हैं एक तरीके से, और चॉइसेस तो आपकी चॉइसेस ही हो सकती है। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले इसने बताया कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स एंड अनलिमिटेड while the resources available to satisfying these wants are limited। कहने का मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो एक तरीके से लिमिटेड हैं, पर जो ह्यूमन की नीड है, वो ह्यूमन की नीड क्या है कि वो बहुत ज़्यादा है, जिसके बेसिस पे क्या है कि ह्यूमन उन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। So economics studies how individual firms and society makes decision to utilize scarce resources efficiently, यानी कि अगर आपके पास resources कम है तो आप उन resources को कमी के होने के साथ साथ आप efficiently कैसे उसको use कर सकते हो proper तरीके से। तो दिस फंडामेंटल इश्यूज इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि रिसोर्सेज कम है पर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में इस फंडामेंटल प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का एक मूल बिंदु है। Scarcity is the situation in which the available resources or factors of production are finite whereas wants are infinite, यानी आपके पास जो resources है वो resources क्या है आपके पास finite है, मतलब वो limited है, पर आपके जो expectations हैं वो क्या है infinite है। तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस choice economics is the study of choice because the resources are scarce and many needs and wants cannot be satisfied। यानी चॉइसेस का मतलब है कि जैसे जनरल लाइफ के अंदर भी होता है कि अगर आपने कोई चीज़ चूज़ करी है पर उससे बेहतर बेहतर चीज़ अगर आपको दिख जाती है तो आपकी पसंद 2 मिनट में चेंज हो जाएगी। वही कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज आर स्केयर, मतलब कि कम है रिसोर्सेज, एंड मैनी नीड्स एंड वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई, यानी कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा है और रिसोर्सेज आपके कम है, तो आप कुछ भी चॉइस करें वो अच्छा ही नहीं होगा। As such, choice must be made, and whenever
अ चॉइस इज मेड एंड द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो चॉइसेस होती है वो एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर देखा जाए तो मेन जनरली तीन चीज़ें होती हैं, कैसे व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब ये किसी एक कंपनी को ओपन करने या किसी फंडामेंटल स्टार्टअप्स को चलाने के लिए भी आप ये तीन स्टेज ले सकते हैं कि क्या बनाए और उसको कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो यू कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो इसने यही चीज़ बोला है कि किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। इट इज़ रिलेटेड टू द टाइप ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज दैट्स नीड्स टू प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। कहने का मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ गुड, यानी कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, एंड सर्विसेज यानी कि कैसी सर्विसेज है, देन नीड टू बी प्रोड्यूस मतलब आपको जो प्रोड्यूस करनी है वो पहले आप जानो कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड क्वांटिटीज मतलब चूंकि जरूरतें आपकी क्या है कम है, रिसोर्सेज आपके कम है, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स विल बी रिजल्ट इन लेस प्रोडक्शन ऑफ द अदर। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि जो जल्दी से भी बन जाए और दूसरे प्रोडक्ट से जल्दी ही बने। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, जब आपने प्रोडक्ट या गुड्स ढूंढ लिया कि वो कौन सा गुड्स है जो कि ऊपर वाली जो पैरामीटर्स है उसमें फॉलो होता है, तो आप ढूंढो कि प्रोसेस और टेक्निक्स कौन सी लगेगी उसके अंदर। दिस aspects deal with the process or techniques by which the goods and services can be produced, यानी जिसकी वजह से आपके जो गुड्स है और सर्विसेज है वो प्रोड्यूस की जाए। जनरली देखा जाए दो तरीके से होता है, लेबर की वजह से और कैपिटल की वजह से। कि अगर आपकी लेबर किसी फर्म के अंदर काम कर रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यानी लेबर अगर अच्छी तरीके से काम कर रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। या कैपिटल इन्वेन इंटेंसिव टेक्निक यानी आपने फंड उसके अंदर प्रोड्यूस किया है तो उसकी वजह से चल रहा है। The choice of techniques for the production depends on the availability of the resource in that nation, and hence resources allocation becomes a challenge। यानी चॉइस ऑफ टेक्निक्स जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड्स है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी कम्स है किसके अंदर, देश के अंदर, एंड हैंस रिसोर्सेज अलोकेशन बिकम अ चैलेंज। यानी कि तो उन रिसोर्सेज को अलोकेट करना भी एक तरीके से चैलेंज है। आगे चलते हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम्स डील्स विद द डिटरमाइनिंग द पीपल्स यानी हु विल बी फाइनल कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। यानी कि मैंने प्रोडक्ट सोच भी लिया, मैंने प्रोडक्ट की टेक्निक्स और प्रोसीडर भी बना लिया, अब मेरे को बंदे ढूंढने के जो उसको कंज्यूम करेंगे। एज द रिसोर्सेज आर स्केयर इन द इकोनॉमी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैटर टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। It leads to the creations of a problem of choice in economy, as good that may be in demands among a section may not be in demands for the another sections of society। मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, यानी कोई हिस्सा आपका यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है पर यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ अच्छे से चल रहा है पर यहाँ नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और कहीं पे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिच क्लास के अंदर अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर ये नहीं परचेस करेगा, वो BMW ऑडी या कुछ और ऐसी कार को परचेस करेंगे। पर वहीं दूसरा जो सेगमेंट होगा मिडिल क्लास फैमिली वाला, वो वहाँ पे आपको वही चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी कि वो ऐसी कार परचेस करेंगे जो कि मिडिल क्लास सेगमेंट से रिलेटेड है। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने प्रोडक्ट भी बना लिया है पर किस सेगमेंट के लिए बनाया है वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सर्कुलर फ्लो डायग्राम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो डायग्राम। तो सर्कुलर फ्लो डायग्राम एक तरीके से क्या है, अगर आप देखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या एक तरीके से बोल सकते हो जो कैश फ्लो है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम। जैसे सर्कुलर फ्लो डायग्राम इज मॉडल दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन्स इन इकोनॉमी बाय फ्लो अराउंड अ सर्कल। यानी एक सर्कल के अराउंड जिस तरीके से आपका कैश फ्लो हो रहा है उस सर्कल को अपन बोलते हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम। किस तरीके से हो सकता है, 2 सेक्टर मॉडल्स हो सकते हैं, 3 सेक्टर मॉडल्स हो सकते हैं, 4 सेक्टर मॉडल्स हो सकते हैं। जो की कंपोनेंट्स है वो क्या, हाउस होल्ड्स हैं, आपके फर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट्स मार्केट्स हैं जो कि आपके यूज होंगे इसको बनाने के लिए जो डायग्राम है।
हाउस होल्ड्स के अंदर क्या होते हैं कि ओन फैक्टर्स होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है एंड कंज्यूम्स गुड सर्विसेज होती है। फर्म्स यानी फर्म्स के अंदर गुड सर्विसेज है, सेल टू द हाउस होल्ड्स है, पे हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर्स है। फैक्टर मार्केट्स के अंदर क्या रहता है आपका, वेयर द हाउस होल्ड सेल देयर द रिसोर्सेज लेबर एक्सेट्रा टू फर्म, यानी कि जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को फर्म को बेच देती है। और नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे वेयर द फर्म सेल गुड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, जैसे टीवी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हो ये चार चीज़ें इन्होंने बना रखी है, एक तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है, फर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, आउटपुट मार्केट है जो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, और इनपुट मार्केट है जो हाउस होल्ड से चीज़ें ले रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई जनरेट हो रही है किसके लिए, किसी मार्केट सेगमेंट्स के लिए, और उसके रेस्पेक्ट में हाउस होल्ड को पैसा मिल रहा है, यानी किसी भी सर्विस की सप्लाई करने पे उसने क्या किया, हाउस होल्ड सेल देयर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी जो उसके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उसने मार्केट को सेल कर दिए, जिसके एवज में उसको पैसा मिला है। सेम टाइम पे जो इनपुट मार्केट्स था उसने अपनी फर्म से बाय द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी डिमांड जनरेट हुई फर्म से, तो उसने इनपुट मार्केट को वो चीज़ भेज दी, तो जिसके केस में फर्म ने उसको पैसा दिया और उसने डिमांड को कंज्यूम किया। अब फर्म क्या कर रहा है कि फर्म सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है, टीवी, कार, फूड सर्विस एक्सेट्रा। तो उस केस में उसने सप्लाई जनरेट की और सप्लाई मार्केट के अंदर आई और मार्केट से कंज्यूम हो गई कहाँ पे, आपकी हाउस होल्ड्स के अंदर, उसके एवज में उसको पैसा मिला। तो एक सर्किल आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज की कंडीशन में आपका पैसा रिटर्न हो रहा है, यानी घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और यहाँ पे सप्लाई डिमांड इस तरीके से आपकी साइकिल चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई इन आउटपुट मार्केट डिमांड्स इन द इनपुट मार्केट, यानी कि आप देखेंगे कि अगर सप्लाई हो रही थी आउटपुट मार्केट के अंदर तो डिमांड हो रही थी आपकी इनपुट मार्केट में। वही उल्टा है यहाँ पे कि सप्लाई इन द आउटपुट मार्केट, सप्लाई इन इनपुट मार्केट, यानी कि डिमांड एक तरीके से जनरेट हो रही थी आपकी आउटपुट मार्केट के अंदर और सप्लाई जनरेट हो रही है आपकी इनपुट मार्केट के अंदर। तो एक तरीके से यहाँ पे ये सर्कुलर फ्लो आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे कि आपका कैश या पेमेंट आपका फ्लो कर रहा है। तो जैसे अभी बताया था 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर होता है, 4 सेक्टर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 सेक्टर के अंदर जनरली फार्म और हाउस होल्ड आ जाता है, बीच में फाइनेंशियल मार्केट रहता है। 3 सेक्टर के अंदर देखेंगे, देखिए हाउस होल्ड है, फर्म है, अब यहाँ गवर्नमेंट भी आ गई, तो 3 सेक्टर हो गया। 4 सेक्टर के अंदर देखो हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर्स भी आ गए, यानी इनका मेन रोल हो जाता है इस तरीके से। यानी कि जो कैश फ्लो हो रहा था, सेविंग्स वगैरह हो रही थी, वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आपको लोन मिलेगा, फर्म को पैसा मिलेगा, कैश आपका सर्कुलेट होता रहेगा इन 2 फैक्टर्स के बीच में। बट जब यहाँ पे अपन 3 फैक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी आ जाता है। गवर्नमेंट भी क्या करता है, सब्सिडीज देता है फर्म्स को, उसके एवज में टैक्सेस ले लेता है फर्म से, हाउस होल्ड से टैक्सेस ले लेता है, कुछ पैसा दे देता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देती है। तो सेम टाइम पे 3 फैक्टर्स हो जाता है, 3 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स के अंदर आप नोटिस करेंगे सेम टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन सर्विसेज या फॉरेन सेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि आपके फॉरेन जो फंड्स होते हैं वो आपकी गवर्नमेंट्स के अंदर देख रहे थे, ये 3 फर्म की तरह ही है। जैसे आपने देखा था 3 सेक्टर के अंदर, अगर आपने पढ़ा था, नोटिस किया था, इसके अंदर से यहाँ पे फॉरेन सेक्टर यूज हो जाता है, जो कि आपके पेमेंट्स को हाउस होल्ड और फर्म्स तक पहुंचाता है। नया टॉपिक है नेशनल इनकम, देख लेते क्या होती है नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ the all final goods and the services produced by the country during a period of 1 year, मतलब 1 साल के अंदर कोई भी कंट्री जितने भी आपके फाइनल गुड्स होते हैं उनसे जितना भी पैसा कमाती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, यानी एक तरीके से जो कलेक्शंस है वो डिफरेंट टाइप के गुड्स हैं जिससे कि आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के थ्रू आपको मिल पाता है। Measuring level and the rate growth of the national income is important to economists when they are consider, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जब आप कंसिडर करते हो एज ए इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड द वेयर अ कंट्री इज इन द बिजनेस साइकिल, मतलब कौन सी बिजनेस साइकिल के अंदर है जब ग्रोथ हो रही है। चेंज टू द एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी मैटर करता है। जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मैंने
जैसे फॉर एग्जांपल आप जापान के अंदर है, तो जापान के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी पॉपुलेशन कम है, उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो 4.4 ट्रिलियन डॉलर की जो आपकी इकोनॉमी है उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी वहाँ के रहने वाले पर्सन की। पर इसी केस में जो इंडिया की जीडीपी है उसके रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में। लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेशनल इनकम, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि जो आपका लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम दैट इज द मेजरिंग द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द इन इक्वलिटीज, मतलब कि उसके बेसिस पे आपकी जो वेल्थ और एक तरीके से इनकम है वो एक प्रॉपर तरीके से पर्सन टू पर्सन कितनी है वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज अ जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टर्म है डोमेस्टिक। अगर अपन जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी आपने पैसा कमाया है नेशन ने, वो डोमेस्टिक के अंदर है तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कहलाएगा। The gross domestic product is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year। मतलब जो कंट्री है उसके अंदर ही जितने गुड्स हैं उससे जो पैसा कमाया जाएगा वो जीडीपी के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पी इंटू क्यू, पी आपका प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और क्यू इज द क्वांटिटी है। आगे जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी क्या होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर क्या आता है कि इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो एब्रॉड से कलेक्शन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कुछ और चीज़ें हैं उसके थ्रू जो आपका कलेक्शन हो रहा है वो आपका जीडीपी के अंदर ऐड हो जाता है, जिसको अपन NFIA बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से आप नोटिस करेंगे यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, या मिस्टेक है, अवॉर्ड नहीं है, एब्रॉड है। तो जितना भी पैसा आपका बाहर से आता है उस केसेस के अंदर जो भी आपके फॉरेन से आने वाले पैसा है या पैसे के साथ साथ जितने भी अपनी इनकम हो रही है वो जीडीपी के अंदर मिलके जीएनपी बना देती है। आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि NNP। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, जो जीएनपी होती है उसमें से आपका डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू ईयर वाइज ईयर कम होती जाती है, तो उसके अंदर से अगर अपन जीएनपी में से आपका डेप्रिशिएशन अपन उसको कम करते तो वो NNP बन जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज अ नेशनल इनकम एट अ फैक्टर, जिसको अपन NI बोलते हैं, नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो सम ऑफ द ऑल इनकम अर्न बाय द रिसोर्सेज सप्लायर फॉर द देयर कंट्रीब्यूशन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सारा पैसा जो भी आपने कमाया किसी भी रिसोर्सेज से उसको नेशनल इनकम बोल देते हैं। पर्सनल इनकम, किसी बंदे की पर्सनल इनकम क्या है कि जो नेशनल इनकम में से टैक्स दिया है आपने, कॉर्पोरेट टैक्स है आपका, आपका कोई भी प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, या फिर आपने कोई पेमेंट वगैरह ट्रांसफर किया वो ऐड होता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द डिस्पोजल इनकम की बात करेंगे। तो डिस्पोजल इनकम का मतलब है कि जो आप डिस्पोज करते हो, यानी कि जो आप खर्च करते हो, द इनकम लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन द कंजप्शन बाय द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, यानी कि जो पैसा आप खर्च करते हो उसको एक तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो जो टोटल नेशनल इनकम होती है इसमें पॉपुलेशन का डिवाइड देते तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। सो नेक्स्ट इज द नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड, यानी कैसे अपन उसको मेजर करते हैं। तो मेथड आपके तीन है, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एडिड, या फिर आपका प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड है। सो वैल्यू एडिड मेथड की बात करेंगे तो वैल्यू एडिड का मतलब जैसे कि आपकी वैल्यूज है तो उसकी बात करेंगे यहाँ पे। द वैल्यू एडिड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। सो इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन द डिफरेंट फेज ऑफ द प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो, यानी कि जो भी आपका कैश का फ्लो आ रहा है जा रहा है तो उस कैश के फ्लो के बेस में जो सर्कुलर फ्लो अपन पहले बात कर चुके हैं आपका, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके कैश के फ्लो से ही आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है वो कैलकुलेट करता है कि आपकी कितनी इनकम है। सो इट शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट्स, और जो भी आपके इंटरमीडिएट्स हैं उनको अपन कंसिडर कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से आपका बता देता है कि कितना फैक्टर है। तो नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड जैसे कि आपने देखा है, लैंड है उसका रेंट हो गया, लेबर है उसके बेजेस हो गए, कैपिटल है उसका इंटरेस्ट आता है, एंटरप्रेन्योर है उसके प्रॉफिट्स हैं।
तो इन सब के थ्रू जो भी इनकम हो रही है उस तरीके से वो आपको इनकम मेथड में कंसिडर करते हैं। इट इज सम ऑफ द ऑल इनकम ड्राइव फ्रॉम द providing the factor of the production. It include wages, salary, rent, interest and profit within a country in a given year. तो ये आपका इनकम मेथड में आ जाता है गिवन अ ईयर, यानी कि जिस साल के लिए कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए। एक्सपेंडिचर, ये आप सब समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या है कि expenditure method measures the national income as the aggregate of the final expenditure on the gross domestic product in the economy during a year. This is sum of the expenditure made for the final consumer goods and the investment demand for the net export. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे GDP दिया है जिसमें आपको CIGX और M को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले समझो। सी इज द हाउस होल्ड, जो अपन पहले देख चुके हैं। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में स्पेंडिंग कितनी, जैसे अपन फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन ने आपको यहाँ पे जितना भी पेमेंट दिया है वो गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग्स की है, या एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया है, या फिर इम्पोर्ट्स से, दोनों का सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट से आया और जो इम्पोर्ट के अंदर जो पैसा आया दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो प्रॉफिट बनेगा वो भी ऐड हो जाता है। तो ये आपका एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द नेशनल इनकम, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और करप्शन। यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर से डिपेंड करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसके ऊपर गवर्नमेंट कौन सी है, किस तरीके की है, गवर्नमेंट करप्शन वाली तो नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसा तो नहीं है बार बार चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द नेशनल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, पॉलिसी फॉर्मेशन, इंटरनेशनल कंपैरिजन, बिजनेस डिसीजंस, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, हेल्प इन द रिमूविंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। से ये एप्लीकेशन है जहाँ पे अपन इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाती है और ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।